हेलो गाइस, माय नेम इज़ अरविंद कौशिक। हम इस चैप्टर के 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये 6th वीडियो आएगा, ठीक है। और लास्ट वीडियो हमने कूलम्ब्स लॉ किया था, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको वहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, हर टॉपिक, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। ये हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं? ये हम पढ़ने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमको आपको पता है कि जो वेक्टर होती है ना, वेक्टर क्वांटिटी पता है ना आपने, कैसे कौन सी क्वांटिटी होती है? तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। और हम कूलम्ब्स लॉ से क्या निकालते हैं? कूलम्ब्स लॉ से हम निकालते हैं फोर्स, ठीक है। और फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? फोर्स कौन सी क्वांटिटी? फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इसलिए इसके वेक्टर फॉर्म को पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, कि भाई जो कूलम्ब लॉ से जो फोर्स आएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। इस चैप्टर का इस जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम सुनते ही कुछ बच्चों की हवा टाइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर का नाम सुनते ही उनको अपने पहले की याद आ जाती है। कौन सी क्लास की? 11th की, ठीक है। जिस क्लास में उन्होंने काफी मस्ती करी थी, ठीक है, और पढ़ाई में उनका बिल्कुल कम ध्यान था। बट ऐसा नहीं कि सभी बच्चे ऐसे होते, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लिया था, ठीक है। जिसको पढ़ लिया था अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं उनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा दूंगा जब मैं आपको बीच बीच में वेक्टर की बात बताऊंगा, तो ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं आपको। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इसको। कि अगर मान लो हमारे पास दो इस टाइप के चार्ज रखे हैं यहां पे, मान लो, है ना, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ठीक है। इसका नाम ले दो Q1, इसका Q2। तो आपको पता है लाइन ज्वाइन ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। और इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर लगता है भाई, ये फोर्स बोल दो बस, ये इस तरीके का फोर्स है, ठीक है। और इनके बीच में डिस्टेंस मान लो ये R है, ये अपने R लेते हैं इसका नाम, ठीक है। ये Q1 मान लो, ये Q2 है इधर, ये R है, R डिस्टेंस बीच में। तो बताओ भाई, हमने कूलम्ब्स लॉ से हमने ये देखा था कि जो फोर्स थी, ये फोर्स थी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो K इंटू में Q1 Q2 बाय R², ये पढ़ा था ना। अगर मान लो मैं ये आपका, अगर मैं ये कह दूं कि भाई ये R वेक्टर है, इस अलोंग इस डायरेक्शन में जा रहा है ये R वेक्टर, तो R वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड हमने ये देखा था, है ना। इसमें देखो मेरे ख्याल से कुछ नई चीज नहीं है, ये कुछ नहीं, देखो R वेक्टर है तो हमारे ये सिंपल R है। अगर ये वेक्टर फॉर्म में हुआ तो हम इसका R वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, मतलब हम इसके मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब टेंशन ना लो, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। अब बस सिर्फ इतना समझो कि ये हमारी मैग्नीट्यूड निकाला था हमने ना, K Q1 Q2 अपॉन में R², इससे हमारी फोर्स निकली थी, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे यहाँ क्या है, ये हमारी है मैग्नीट्यूड। अगर मैं यहां पे देखो डायरेक्शन की बात करूंगा, F, देखो ये कौन सी फोर्स है? F2 ड्यू टू 1, ये है ना। तो F21 की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो देखो क्या होगा हमारा, K Q1 Q2 बाय R जो वेक्टर है इसके मोड का स्क्वायर इनटू में, आपने बताओ जब डायरेक्शन निकालते हैं तो डायरेक्शन के लिए क्या आता है? एक यूनिट कैप आता है, याद है ना आपको, यूनिट कैप आता है। जैसे देखो, जैसे भाई यहाँ पे x एक्सिस है और यहाँ पे y एक्सिस है ना, यहाँ पे मान लो z एक्सिस है, तो x एक्सिस के अलोंग हमारा i कैप होता था, ठीक है ना, और y एक्सिस के अलोंग हमारा j कैप होता था, और z एक्सिस के अलोंग हमारा k कैप होता था, ठीक है। तो ये भाई जो ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो, देखो पहले तो यूनिट वेक्टर जो होती है ये हमें डायरेक्शन बताती है, ठीक है। डायरेक्शन किसके अलोंग में? उस वेक्टर के अलोंग में। तो उस वेक्टर के अलोंग में सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो होती है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है, वो डिनोट होती है यूनिट वेक्टर से, ठीक है। तो अगर मान लो
अगर मान लो कोई मान लो पी वेक्टर है इस तरीके से ए आई कैप प्लस में बी जे कैप, अगर आपको कोई कह देगा कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आपने क्लास 11 में पढ़ा था, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारा पी वेक्टर डिवाइडेड बाय पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है आपको पता, जो भी उनके कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर अंडर द रूट कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे आर वेक्टर है, आर वेक्टर नहीं आर क्या है, आर यूनिट कैप है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो के इंटू में Q1 Q2 बाय आर वेक्टर का स्क्वायर मोड का आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मॉडुलस या फिर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं के Q1 Q2 बाय आर मोड का क्यूब और आर वेक्टर। ठीक है, तो F21 हुई हमारी ये। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल सिंपल था। ठीक है ना, बच्चे देखो कंफ्यूज क्या होते हैं जब जैसे बुक में देखते हैं ना कि भाई के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का होल क्यूब, तो बच्चे कंफ्यूज से हो जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक समझ में आ चुका है ना, मैं इसको रब कर देता हूं। तो अब यहां देखो ये निकलने के बाद अब देखो, या तो आप इस फॉर्म में कर दो, या तो हमें आर वेक्टर गिवन होगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग कर लोगे, या फिर आपको क्या होगा दो पॉइंट्स गिवन होंगे। ठीक है, तो दो पॉइंट्स के लिए मैं आपको देखो अब कराता हूं। अब देखो इससे अब मान लो ये जो Q1 है ये हमारा O है। ठीक है, ये मान लो हमारा PS मान लो PS। ठीक है, PS, तो हमारा क्या है यहां से लेके एक हमारा ये हमारा OP क्या है, OP पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा R1 वेक्टर मान लो। ठीक है, और OS जो है वो आपका R2 वेक्टर मान लो। ठीक है, तो अब हमें देखो R वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। R वेक्टर आपको पता पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब कोई कहेगा सर ये पोजीशन वेक्टर कुछ समझ में नहीं आया, तो पोजीशन वेक्टर एक वो वेक्टर होता है जो हमेशा जिसके मतलब जो हमेशा उसका कोई भी एक पॉइंट ओरिजिन से पास हो। ठीक है, तो ये वेक्टर देखो पीछे की तरफ भी हो सकता था। ठीक है, बट ये क्या हमारा ओरिजिन से निकलता हो। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कोई भी पॉइंट जो हमारा ओरिजिन से ओरिजिनेट होता हो, बस या फिर ये कह दो। ठीक है, एक ही बात है दोनों। ठीक है, इतना इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं आपको। सही है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है जो ओरिजिन से लेके किस ओरिजिन से पास हो, बस ये कह दो। तो अगर आप इन ट्राइंगल अगर आप कहो इन ट्राइंगल OPS ठीक है बाय, ठीक है, आपने ट्राइंगल लो पढ़ा है, बाय ट्राइंगल लो क्या था, सम ऑफ द टू वेक्टर विल बी इक्वल टू सम ऑफ द थर्ड वेक्टर, है ना। जैसे अगर मान लो तीन साइड है, तीन साइड में से दो का सम तीसरे के इक्वल होगा, तो देखो अब देखो इनकी डायरेक्शन ये इसकी डायरेक्शन ऐसी है और इसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो जिनकी एक डायरेक्शन में होती है उनका जोड़ जो तीसरे के इक्वल होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हो R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस में R वेक्टर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप R वेक्टर की वैल्यू निकाल दो तो आपकी R वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी आपकी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देखो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आप ये वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट कर दो तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी K Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1, है ना। ये वेक्टर जो है इनका देखो इनका मॉडुलस है, ये मॉडुलस है तो मॉडुलस का क्यूब है, और इनटू में क्या हमारा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब आप कहोगे सर ये R2 R1 वेक्टर क्या है, कैसे करेंगे, कैसे निकलेंगे, तो आपको पता है ये कैसे निकलेंगे। अगर मान लो ये अगर 2D में है, अगर ये पॉइंट हमारा x1 y1 है और ये पॉइंट हमारा अगर x2 y2 पॉइंट है, तो देखो हमारा R2 वेक्टर किसके बराबर होगा, R2 वेक्टर, तो मैं आपका R2 वेक्टर विल बी इक्वल टू ये कोऑर्डिनेट माइनस दिस पॉइंट, ये क्या पॉइंट होगा 0,0 होगा, ठीक है ना। तो अगर ये x में हमारा क्या i कैप होता है तो x2 माइनस 0, तो x2 i कैप, ठीक है, प्लस में y2 माइनस 0 तो y2 j कैप, ऐसा होगा। R1 वेक्टर क्या होगा
r1 वेक्टर विल बी x1 माइनस 0, तो x1 i कैप प्लस में y1 j कैप, ऐसा होगा। ठीक है, अगर कोई r वेक्टर निकालने की कोशिश करेगा, देखो अगर आप इसको इसमें से घटाओगे, अगर देखो आप r2 माइनस r1 करोगे तो आपको लगता नहीं है हमारा क्या होना चाहिए, r2 माइनस, तो देखो x2 माइनस x1 i कैप प्लस में y2 माइनस y1 j कैप। देखो समझ में आ गया, हमारा इस तरीके से होगा। तो आप ये वाले पॉइंट यहां कर पुट कर दोगे और आंसर निकाल दोगे। ठीक है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, हो जाएगा। देख लो, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो इस वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेना, उससे देख लेना। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि भाई हमने तो ये टॉपिक कर रखा है तो थोड़ा वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना। ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कभी ना आप बढ़ाओ और आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज पहले ही बोलता हूं। सही है, तो मैं अगर आपको एक क्वेश्चन तो थोड़ा सा कर लोगे क्या? तो भाई आपको एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन कर लो। मैं इसको रब कर रहा हूं इधर। ठीक है, आप मान लो हमारा इस तरीके से एक क्वेश्चन दे दिया आपको। ठीक है, हमारा एक इस तरीके से एक सिस्टम है हमारा, यहां पे पॉइंट दे रखा आपको -2 कूलम और यहां पे है 6 कूलम, ये है। और ये पॉइंट आपको दे रखा है 1,3 और ये पॉइंट दे रखा है आपको 4,7, ये दे रखा है। तो आपको निकालना, फाइंड आउट द फोर्स ऑन, फाइंड आउट द फोर्स ऑन चार्ज -2 कूलम। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। करोगे, कर दोगे, कर लोगे ट्राई? हाँ भाई, कर लोगे ना? तो चलो भाई आप लोग ट्राई करना वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब मैं करवाता हूं। यहाँ पे -2 कूलम है, -2 कूलम है। तो देखो अगर -2 कूलम है तो आप पहले फॉर्मूला देखो। आपको मैंने एक बात नहीं बताई वहां पे, अगर देखो फॉर्मूला हमारा आया था F21, इस तरीके से था हमारा K Q1 Q2 R वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 R वेक्टर का क्यूब, ये आया था मोड का। ठीक है, अगर मान लो मोड में यहाँ पे साइन ये है, अगर मान लो कोई भी अगर यहाँ पे माइनस में चार्ज है तो आप यहाँ पे माइनस की वैल्यू पुट कर दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है, और वेक्टर फॉर्म में है तो डायरेक्शन के साथ साथ अगर डायरेक्शन निकालनी है तो माइनस साइन भी आप लोग पुट कर दोगे। समझ में आया? तो चलो भाई, अब आप इसमें R2 देखो, अब अगर आपको R वेक्टर निकालना है तो R वेक्टर का देखो डायरेक्ट शॉर्टकट ये ले सकते हो आप, क्या हमारा सीधा x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 कितना होगा? 3i कैप प्लस में y2 माइनस y1 कितना होगा? 4j कैप। ठीक है, तो इस वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा? इस वेक्टर का मॉडुलस देखो, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, दैट इज √25, दैट विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, ये 5 क्या होगा? 5 यूनिट। ठीक है, इस यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर सेंटीमीटर जो भी आपको गिवन हो आप देख लेना। ठीक है, तो ये इसकी आ गई ये चीज। अब आपको फोर्स निकालना, तो फोर्स इज इक्वल टू K इंटू में Q1 कितना है? -2 और ये 6 है। ठीक है, इंटू में R वेक्टर, तो आपका R वेक्टर क्या है? R वेक्टर देखो आपका R वेक्टर है कितना? ये, तो 3i कैप प्लस में 4j कैप डिवाइडेड बाय इसका क्यूब, तो इसका क्यूब कितना आ जाएगा? 25 इंटू 5 125। तो आपका ये आंसर आ जाएगा F वेक्टर, है ना? F वेक्टर विल बी इक्वल टू -12k बाय 125 इंटू में 3i कैप प्लस में 4j। ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना? ठीक है, अगर इतना अगर आ गया है आपको तो इस पे अगर एक दो क्वेश्चन आप खुद बनाना चाहो तो बना के कर सकते हो। ठीक है ना? अब मैं देखो जो आपकी ये वाली फोर्स है, अगर मान लो यहाँ पे एक, अभी तो मान लो 2 चार्ज थे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 2 चार्ज के बजाय अगर 2-3 चार्ज अगर और आ जाए, ठीक है,
अगर आपको किसी एक पॉइंट पे फोर्स निकालने पड़ जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे ये इस पे Q1 पे Q2 की वजह से लगेगा, Q3 की वजह से लगेगा, 4 की वजह से लगेगा। अब मान लो आपको क्या पता कितने चार्ज हो, तो सब की वजह से अगर इस पे फोर्स लगेगी तो हम यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगाएंगे, ठीक है। तो सुपरपोजिशन की प्रिंसिपल में क्या हो जाएगा, जो F1 पे नेट होगी दैट विल बी ड्यू टू F12 वेक्टर प्लस F13 प्लस F14 प्लस सो ऑन, जितने भी चार्ज, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम कर रहे हैं अभी सुपरपोजिशन, ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। हाँ तो बच्चों ठीक है, अब देखो फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है, मैं यही बता रहा था आपको, यही इसी को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, देखो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल F1 नेट, ठीक है, F12 F13 F, देखो ये क्यों आया कि देखो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल व्हेन देयर आर certain charges interacting with each other in a system, then the net force on the one charge will be equal to vector sum of the all charges present over there। समझ में आपको, ये बात कह रहा है कि देखो जब जहाँ पे काफी सारे चार्जेस आपस में इंटरेक्ट हो रहे हो, तो अगर हम किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालने की कोशिश करें, मान लो अगर मैं F1 पे निकालने की कोशिश करता हूँ, तो उस पे जो नेट फोर्स होगी वो फोर्स इक्वल होगी सम ऑफ द ऑल फोर्सेस, है ना, एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट। तो देखो जो हमारा जो हमारा इस पे देखो 2 सेकंड चार्ज जो 1 पे जो लगा रहा होगा उसको F12 बोलेंगे, जो थर्ड चार्ज जो F1 पे फोर्स लगा रहा होगा उसको F13 बोलेंगे, जो फोर्थ चार्ज 1 पे लगा रहा होगा तो 1 4 बोलेंगे उसको, उनका वेक्टर सम करना है, समझ में आया। अगर मान लो ऐसे n चार्ज हुए तो n तक इस तरीके से हम ऐड अप करेंगे, समझ में आया क्या। अब इस डायग्राम को देखो ध्यान से, अब हमारा चार्ज Q1 कहाँ है, हमारा देखो चार्ज यहाँ पे है Q1, ये चार्ज Q1 है, समझ में आया क्या, ये चार्ज अगर Q1 है, ठीक है, देखो ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है और ये चार्ज Q3 है, समझ में आया आपको। तो अब अगर देखो, अगर मैं F12 निकालने की कोशिश करूंगा, अगर मैं F12 निकालने की कोशिश करूंगा, तो देखो F12 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाय R12 वेक्टर का मोड का स्क्वायर वेक्टर R12, ठीक है। अगर मैं देखो इसी चीज को, अगर मैं इसको अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा मैं, K Q1 Q2 बाय देखो R12 R, ये देखो अब इसको निकालो, इस ट्रायंगल में अगर मैं इस ट्रायंगल को ले लूं, अगर मैं इसका नाम ले लूं O, कुछ नाम रखे इसका OPST, ठीक है। तो इन ट्रायंगल OPS, तो OPS में OPS इन ट्रायंगल OPS में क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर ट्रायंगलों से R1 वेक्टर विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस में R12 वेक्टर, ठीक है, हमें R12 निकालना है, तो R12 वेक्टर विल बी इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब कंफ्यूज मत होना सर कि आपने जब पीछे केस करवाया था वहां तो R2 माइनस R1 था, यहाँ क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट से चलो, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से चलो, चीजों को रटो मत। अगर आपने कोई भी चीज क्रैम कर ली अगर मैकेनिक्स में, ठीक है ना, तो बुरी तरह फंस जाओगे, मैं पहले बता रहा हूँ, वो छोटा एग्जामिनर छोटी सी चेंज देगा तो आप तभी ढेर हो जाओगे, समझ में आ गया। तो R12 वेक्टर ऐसा होगा, देखो अगर हम R13 वेक्टर निकालेंगे, R13 वेक्टर, तो देखो R13 वेक्टर सेम ऐसे R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर आ जाएगा, करके देख लेना R13, देखो इसमें हमारा क्या होगा R1 माइनस R3 इस ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल OST, OST में ऐसे आ जाएगा, ठीक, क्लियर है आपको। तो अब देखो R12 कैप, तो अब कैप की वैल्यू जब पुट करोगे तो यहाँ पे क्यों आ जाएगा, तो R12 की वैल्यू कितनी है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का क्यूब, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। अब कोई कहेगा सर ये R तो ऐसा बनाया था, इसके साथ भेदभाव क्यों कर दिया, ठीक है।
तो ठीक है भाई, हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, एक तो ये आ गया, ये हमारा किस में है, पॉजिटिव वेक्टर की फॉर्म में। और ये कैसे होगा, ये भी हमारा ऐसे होगा k q1 q3 है ना, डिवाइडेड बाय r1 माइनस r3 वेक्टर है ना, इनका क्यूब और इनटू में r13 यूनिट का। ये क्या हो जाएगा, r1 माइनस r3। समझ में आ गया ये। तो अगर आप इस तरीके से लिखना चाहो तो अगर ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे f1n लिखूं, ध्यान से देखो, अगर मैं मान लो n फोर्स अगर रही सिस्टम में, तो अगर मैं f1n लिखने की कोशिश करूं, देखो आप क्या k q1 और qn है ना, qns चार्ज आएगा डिवाइडेड बाय k नहीं r मैं ये फॉर्म लिख रहा हूं, ये फॉर्म लिखूं ना, ये फॉर्म लिखूंगा तो यहाँ पे r1 वेक्टर माइनस rn वेक्टर, ठीक है ना, इसका क्यूब इनटू में क्या आएगा आपका r1 वेक्टर माइनस में rn वेक्टर। तो आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट कर देना है ना, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से कर लोगे। तो अगर मैं f1 नेट निकालने की कोशिश करूं, अगर मैं हल्का से लिखने की कोशिश करूं, तो आप सोच के देखना, हमारा ये k q1 k2 ये तो बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा अंदर इस तरीके का बच जाएगा भाई, f1 नेट अगर निकालोगे आप, हमारा इस तरीके से आ जाएगा, f1 नेट ऐसा आएगा, देखो k q1 सिर्फ बाहर आएगा है ना, देखो सिर्फ q1 बाहर आएगा, k q1 बाहर आएगा और अंदर क्या रहेगा, देखो ध्यान से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आपका रहेगा q2 इनटू में r1 माइनस r2 वेक्टर है ना, डिवाइडेड में r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का क्यूब, प्लस में यहाँ क्या आएगा q3 इनटू में r1 माइनस r3 वेक्टर डिवाइड में r1 वेक्टर माइनस r3 वेक्टर का होल क्यूब, प्लस में सो ऑन। अगर मैं rn लिख रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगा qn इनटू में r1 माइनस rn वेक्टर डिवाइड में r1 वेक्टर माइनस rn वेक्टर का क्यूब। इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं चाहो उसको, ठीक है ना। तो मुझे लगता नहीं भी आपको कुछ दिक्कत है इसमें, समझ में आ गया। तो इस तरीके से कर देंगे, हमारे सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, तो k q1 बाहर आ जाएगा। तो चलो भाई अब आपको ये न्यूमेरिकल करना है। ये न्यूमेरिकल देखो, an infinite number of charges each equal to 4 coulomb are placed along the x axis। मान लो हमारा ये है x axis, ठीक है भाई, ये x axis है 4 coulomb, ठीक है। an infinite number of charges are placed, ये मान लो हमारा इस तरीके से x axis, ये हमारा x axis है, ये x axis है, ये ओरिजिन मान लो, ठीक है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन। देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था हल्का सा, ठीक है। along the x axis at 1 मीटर, ये देखो 1 मीटर है x, ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 8 मीटर एंड सो ऑन। तो आपको क्या लगता है, देखो इसका डबल 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 आगे क्या हो जाएगा, ये 16 मीटर फिर 32, इस तरीके से आगे तक जाता रहेगा, ठीक है। तो आपको इस पे निकालना भाई, इस पे निकालना, यहाँ पे कितना 4 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम, तो ये 4 4 4 ऐसा 4 4 है, ठीक है। अब हमारा क्या है, फाइंड द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड। तो यहाँ पे हमारा 1 कूलम प्लेस है, 1 कूलम है। तो बताओ भाई इसकी वजह से इस पे क्या फोर्स आएगा, ठीक है। हमारा देखो इसके F, अगर मैं देखो इसको बोलता हूँ Q नोट बोल दो इसको, ये कैपिटल Q मान लो, ठीक है। तो बताओ हमारा F1 पे क्या आएगा, F1 पे बताओ भाई, अगर F1 पे फोर्स हमारी इसकी वजह से क्या आएगी, F1 ड्यू टू 2 क्या होगा, K कैपिटल Q नोट डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, ठीक है। हमारा F13 मतलब इसको 3 4 मान लो, तो Q नोट बाय R2 स्क्वायर। तो F14 क्या आएगा, Q नोट बाय 4 स्क्वायर। तो देखो ये हमारे इस तरीके से ये इसका स्क्वायर होता जा रहा है। तो अगर मैं देखो टोटल लिखना चाहूं, तो F अगर मैं टोटल इन सब का ऐड करूं है ना, F टोटल करूं मैं, तो देखो हमारा K कैपिटल Q स्मॉल q
नोट बाहर आ जाएगा और हमारा अंदर क्या बनेगा 1 स्क्वायर प्लस में 1/2 स्क्वायर प्लस में 1/4 स्क्वायर प्लस में 1/8 स्क्वायर प्लस में सो ऑन। देखो तो अब देखो इनको ऐड करना, पहले इसको इस फॉर्मेट को पहचानो, ये फॉर्मेट कौन सा है, एपी है, जीपी है या फिर एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो आप लोग देखो भाई किस तरीके से करोगे। ठीक है, तो अब अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे ख्याल से ये आपका एपी तो है नहीं, तो जीपी में देखो, जीपी में हमारा ए ये है, आर निकालो। आर क्या होता है हमारा सेकंड टर्म डिवाइड बाय 1, तो हमारा क्या सेकंड टर्म हमारी 1/4 है डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, तो आर हमारा 1/4 आ गया। ठीक है, तो देखो हमारे लिए ये इनफाइनाइट सीरीज है ना। अब अगर आर की वैल्यू क्या, हमारी आर की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, सम ऑफ द इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। सम ऑफ द इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या होगा, इसका सम क्या आएगा, इसका फॉर्मूला होता है एस एम का फॉर्मूला होता है इसका a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ठीक है ना, अदरवाइज अगर ये हमारा 1 के ये अगर 1 से बड़ा हो तो पता ना कोई, तब इसका फॉर्मूला कुछ और होता है, यहाँ पे फॉर्मूला ये लगेगा। ठीक है, r की वैल्यू 1/4 है, क्योंकि देखिए हमारी इनफाइनाइट सीरीज का ये फॉर्मूला होता है, तो a हमारी ये है, तो s सम हमारा आएगा, a हमारा 1 है, 1 माइनस r मतलब 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, तो हमारा 3/4 आएगा, तो हमारा 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखो, k की वैल्यू क्या आती है 9 × 10 की पावर 9 है ना, 9 × 10⁹, ये 1 कूलम है, और ये हमारा क्या है, ये 4 माइक्रो दैट इज -6 × में 4/3। देखो कैलकुलेट कट रहा है, 3 से कट गया, 16 गुना 3 कितना था 48 गुना में 10 की पावर 3 ये आया, तो आप कह सकते हो 4.8 × 10⁴ न्यूटन। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है ना, तो भाई ये टॉपिक भी हमारा क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर काफ़ी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन वीडियोस का फ़ायदा लग सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।